दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो यूपी ट्रिपल सी द्वारा पेट का एग्जाम करवाया जाता है उसका सिलेबस देखेंगे कि 2026 में क्या सिलेबस है, क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो ये यूपी ट्रिपल सी की वेबसाइट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसी का उसी का नोटिफिकेशन है, उसी में सिलेबस दिया हुआ है किससे क्या पूछेगा। तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु जो पेट के लिए है उसके लिए सिलेबस बनाया गया। ठीक है, तो इस सिलेबस में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन में सिलेबस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा और 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के होंगे। तो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, करंट अफेयर्स का हो, ठीक है, किसी चीज़ का हो, सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा आपको। कोई चीज़ आप कोई सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो सिर्फ 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी एक विशेष सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो सारे सारे का जब नंबर समान है तो हमको सब में जो है समान मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, इससे आपका अच्छा स्कोर बनेगा, परसेंटाइल अच्छा बनेगा। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन आपका कम गलत होगा उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, प्रश्नों की संख्या 100 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है और पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। ठीक है, तो कौन सा विषय सबसे पहला है, तो 5 नंबर का क्या पूछेगा। यहाँ पे अंक दिया गया है कि अंक तालिका यहाँ दी गई है, यहाँ सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, तो पहला इसमें कि भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पूछेगा आपका। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा उसको भी इसने दिया है। तो पहला टॉपिक है इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये पूछेगा आपसे। दूसरा है वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। तो वैदिक काल के बारे में पूछेगा ये। अगला इसमें कि आपसे पूछ सकता है बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा, जीवनी और कौन कौन से जो स्थान हैं जो उनसे जुड़े हुए थे गौतम बुद्ध जी, उसके बारे में आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में लगभग पूरी जानकारी रखनी है आपको। इसके अलावा जैन धर्म है जिसमें महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करनी है। और कुछ एक आध जो महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर थे उसमें जैन धर्म के, उनके बारे में भी थोड़ा मोड़ा जानकारी रखनी है। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में पूछेगा। फिर आपका मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में, तो स्पेशली दिया है कि सम्राट अशोक के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अन्य को जो है ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम सम्राट अशोक के जो जो कार्य हैं, जो जो उपलब्धियां हैं, उनको आसानी से पढ़ लेंगे तो उसी से सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मौर्य वंश का सम्राट अशोक, गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त को पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। ठीक है, तो 2 लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। पुष्यभूति वंश का जो हर्षवर्धन था, वर्धन वंश का जो था, जो थानेश्वर था हरियाणा में, वहाँ पे इसका शासन था। फिर धीरे धीरे कन्नौज में इसका शासन हुआ। तो हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। फिर राजपूत काल से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो मिडल हिस्ट्री में राजपूत काल के बारे में जानते होंगे। ठीक है, राजस्थान और पश्चिमी यूपी वाला जो एरिया है वो वाला है राजपूत काल वहाँ पे। फिर सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछेगा। फिर मुगल साम्राज्य, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में जो हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पे क्या क्या असर पड़ा है। ठीक है, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा है, सामाजिक और आर्थिक, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये जो है 5 नंबर का सिर्फ पूछेगा इसमें से। 5 मार्क्स का पूछेगा यहाँ से भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ना है। उसके पहले का जो है, जो पाषाण काल है, उसके बारे में ये क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था और आज़ादी के तक का जो है हमको सफर इसमें तय करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें दूसरा जो टॉपिक दिया है यहाँ से 5 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो प्राचीन भारत, मिडुअल भारत और आधुनिक भारत से 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और आधुनिक भारत में
जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उससे क्वेश्चन पूछेगा ये। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में इसके बारे में पूछेगा। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी? तो जो स्वदेशी आंदोलन था और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रांतिकारी आंदोलन था उग्र राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ है, तो क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 1904 से हमको पढ़ना पड़ेगा। 1900 के आसपास जो है क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव जो कैसे हुआ था उसके बारे में, ठीक है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानना है। विधायी संशोधन क्या मतलब है कि आपको थोड़ा जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था उसके क्रम में जो जो एक्ट आए थे उसको पढ़ना पड़ेगा, और 1935 का अधिनियम इसमें मुख्यतः इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। तो ये जो है भारतीय इतिहास के बारे में इतना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन, और प्राचीन भारत, मिडवल भारत और आधुनिक भारत से मिला के 5 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा इसमें। तो इतिहास का 10 क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा सेक्शन है 10 नंबर का। इसके अलावा है भूगोल, हमको देखना है, ठीक है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है हमको। तो भौतिक भूगोल का मतलब पर्वत, पहाड़, महाद्वीप, झरना, पठार, ठीक है, झील, नदी, तालाब, इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल भी इसमें पूछेगा, जिसमें जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवासन, ठीक है। तो जो डेमोग्राफी है उसके बारे में पढ़ना है, और जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भूगोल में भी पूरा अच्छा खासा सिलेबस है इसका, 5 नंबर का भूगोल पूछेगा, ठीक। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में 1947 से लेकर 1991 तक जो एलपीजी का सुधार हुआ था, वहाँ तक पूछेगा आपसे। तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर का रहेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जहाँ पे निजी क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, सॉरी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, तो सरकारी कहिए या फिर उसको सार्वजनिक कहिए, दोनों बात बराबर है। तो सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट या निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो निजी मतलब प्राइवेट आदमी, जैसे हम आप लोग कोई काम कर रहे हो, सार्वजनिक मतलब सरकार द्वारा जो किया कार्य किया जा रहा है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा। हरित क्रांति, इसमें दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछेगा। तो दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड ही आया था, किसके लिए? दूध के लिए आया था। तो दूध के लिए एक वैज्ञानिक कह सकते हैं उनको, और जब एक जो है दूध विकास के लिए काफी उन्होंने योगदान दिया था भारत में। उनका क्या नाम था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या नाम था उनका, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना हम। इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 2-3 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। सबसे पहले 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में, तो उसके पूछेगा, ठीक है। 1991 का आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जो हुआ था, उसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी जो 2017 में लागू हो गया था, इसके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी तो हमको अर्थव्यवस्था में ये सब चीजें को पढ़ना है, ठीक है। तो 5 नंबर का अर्थव्यवस्था पूछेगा। 5 नंबर का आपको पूछेगा आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में पूछेगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे संवैधानिक विकास जो है इतिहास में पूछ लिया है, 1935 का अधिनियम जो था, ठीक है। बाकी जितने संशोधन हुए थे, जितने भी एक्ट आए थे 1773 से लेके 1935 तक जो भी अधिनियम आए थे उनके बारे में इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद जो है भारतीय संविधान में भारत की
जो है संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं उसको हमको बात करनी है। डीपीएसपी के बारे में बात करना है। डीपीएसपी मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, संसदीय प्रणाली के बारे में बात करनी है। ठीक, संसदीय प्रणाली, उसके बाद संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी हमको बात करनी है। ठीक है, तो ये भी एक सेक्शन दिया है, इंपॉर्टेंट है भी। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगला न्यायगत ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और आगे है जिला प्रशासन, फिर स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था। ठीक है, तो संविधान में ये सब दिया है, तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा डिटेल में। ठीक है, तो मुख्य मुख्य जो बात है यही है। तो ये बहुत छोटा ही दिया है, 5 नंबर का पूछेगा यहाँ से, तो छोटा ही दिया है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, तो जो जो दिया है वही वही सीधे पढ़ लेंगे हम लोग, तो उतना से ही 5 नंबर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषता में थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा है, ये जो भारत विशेषताएं हैं, सिर्फ विशेषताएं नहीं पढ़नी, हमको और सब चीजें पढ़नी होंगी इसमें। ठीक है, अगला सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, तो प्रारंभिक पूछेगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। ठीक है, यहाँ से पूछे जाएंगे ये वाले। ठीक, तो ये जो है विज्ञान से है, तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। इसके अलावा प्रारंभिक अंकगणित या एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स जो है, वहां से पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, ये सब पूछा जाएगा। प्रतिशत क्या है, साधारण अंकगणितीय समीकरण क्या होते हैं, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक, औसत, एवरेज वगैरह यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट ही है। फिर उसके बाद आएगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में संधि पूछेगा 5 नंबर का। तो मैथ भी 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आता वो बहुत टेंशन न लें, आप जीएस वगैरह मजबूत करके इसको एग्जाम को आप अच्छा नंबर ला सकते हैं इसमें। तो अंक गणित में इतना है। ठीक है, सामान्य हिंदी में ये जो दिख रहा है आपको ये आएगा। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में क्या है, संधि है, विलोम है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और लिंग इसमें पूछेगा। ठीक है, तो इतना हिंदी है। अगले में देखते हैं क्या हिंदी में और दिया है। फिर संस्कृत भिन्नार्थ शब्द पूछेगा, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछेगा, सामान्य अशुद्धियां मतलब जिसमें त्रुटि वगैरह आती है उसको पूछता है। लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य की जो लेखक और रचनाएं हैं, तो लेखकों के बारे में पूछेगा कि कोई चीज दे देगा और पूछेगा कि किसने लिखा है, तो कोई गद्य दे दिया, पद्य दे दिया, पूछेगा किस बुक से संबंधित है, इसके लेखक कौन है, तो उसको बताना होगा आपको। ठीक है, जनरल हिंदी तो हो गया। अब सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश में आपको अंग्रेजी का व्याकरण पूछेगा। तो व्याकरण कहने का मतलब है कि पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो पैराग्राफ देगा और पैराग्राफ से जुड़े क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो एक पैसेज दे देगा इन्वायरमेंट का ही, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि पर्यावरण के बारे में एक पैसेज दिया इंग्लिश में, तो उसको पढ़ने के बाद में उसी पर आधारित जो है 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये सामान्य अंग्रेजी में भी आपको ग्रामर पढ़ना है और अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको पढ़ना है। इसके अलावा तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग पढ़ना है जिसमें, तो बृहत एवं लघु, ठीक है, क्रम और रैंकिंग, रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग या संख्या तथा अक्षर दोनों का कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्माण से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे 5-5 क्वेश्चन ही पूछ रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा समसामयिक करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है करंट अफेयर्स की। तो समसामयिकी से 10 क्वेश्चन पूछेगा, भारत और वैश्विक दोनों पूछेगा इसमें। ठीक है, इंडियन और विश्व स्तर की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स 10 नंबर का अकेले पूछेगा, तो ये थोड़ा सा वेटेज इसका ज्यादा है और इसमें पढ़ना भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो 10 नंबर का पूछेगा जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में सामान्य जागरूकता में क्या क्या पूछेगा, भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय,
भारतीय पर्यटन स्थल भारत में कौन कौन से हैं, भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो ये न पूछ के ऊपर इतिहास में नीचे सारा पूछ ले रहा है, तो डिटेल में ही पढ़ना है ये सबको, ठीक है। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक कौन होते हैं, तो इसके बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो इसमें आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी का और टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो पूछ सकता है। तो इसको PYQ कर लेते हैं, या फिर PCS वाला जो घटना चक्र का आता है पर्यावरण का, उसी को पढ़ लेंगे तो उसमें से पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, इसको पढ़ना है। तो देखिए इन सब चीज़ों को सिलेबस में देखा गया है, ठीक। इसके अलावा जो है अब अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्व विश्लेषण गद्यांश 2, ठीक है। तो ये 10 नंबर का रहेगा आपका। तो अपठित हिंदी का पूछेगा, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो गद्यांश दिया रहेगा, गद्य दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, पैसेज के पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 पैसेज रहेगा इसमें। 2 पैसेज मतलब हिंदी का कुछ एक लेख दे देगा, किसी पेपर का लेख दे दिया, और उसी लेख पे आधारित जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब प्रत्येक जो है क्वेश्चन का आंसर पांचों का जो है इसी गद्य पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो वही है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। चौथा है ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण करना है, ठीक है। तो ग्राफिक्स जो दिया रहता है, ठीक है, तो उस ग्राफ वाला भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, दो ग्राफ रहेंगे, ये भी 10 नंबर का आती है, थोड़ा सा मामला है, ठीक है। तो प्रत्येक में पे 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2 ग्राफ दिया जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तालिका की व्याख्या, तालिका की व्याख्या करनी है और विश्लेषण करना है। 2 तालिकाएं दी रहेंगी और प्रत्येक तालिका से 5 जो है प्रश्न जुड़े रहेंगे, और हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो उससे भी 10 क्वेश्चन है, तो 30 नंबर यहाँ से आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये भी काफी जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो 10-10 नंबर के हैं, ये आसान है, इससे लाना जो नंबर है 30 नंबर, ये आसान है, ठीक है। आसान सभी है, मगर थोड़ा उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ शर्तें दिया है कि क्रमांक 1 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है, डिफिकल्टी लेवल जो है, NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर तक, मतलब 12 तक का जो है यहाँ पे पूछ सकता है आपसे। 12 तक की जो NCERT है उसी से क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/4 अंक काटा जाएगा, मतलब कि 0.25 नंबर काट ले जाएगा। जैसे 2 नंबर, आप 2 क्वेश्चन किया आपने और आपको 2 नंबर मिल गया, और तीसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो इसमें से 0.25 घट जाएगा, ठीक है। 2 में से 0.25 घट जाएगा बस एक क्वेश्चन गलती पे, तो आपका हो जाएगा 1.75 नंबर। मान लीजिए आप 3 क्वेश्चन ही कर पाए सिर्फ, और 2 सही है और 1 गलत है, तो आपका इतना नंबर आएगा, 1.75 नंबर आएगा, ठीक। और जो परीक्षा है उसमें आपकी शिफ्ट वाइज से किया जाएगा। परीक्षा एक ही पाली में दिन में आयोजित किया जाएगा, और ये सब चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो मतलब था वो हमारा ये सिलेबस ही था, तो सिलेबस हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बहुत डिटेल में ना जाके सबका ओवरव्यू लिया जाएगा, और ऐसा कोई इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको क्वेश्चन जो है उसमें पेट में फंस जाए, ठीक है। पेट में सारे क्वेश्चन जो है लगभग 80% 90% क्वेश्चन आ जाए आपका, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जो है पेट की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आगे क्लासेस चलेंगी पेट के लिए, पेट की तैयारी के लिए। तो आधा घंटे की क्लास लगभग एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की होगी, ठीक है। तो उसमें जो है सारे क्वेश्चन आपके शामिल हो जाएंगे, जो जो पूछने की कोशिश प्रयास करेगा या पूछेगा, ठीक है। ये जो है, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पे जो है क्लास को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।